a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. And once again, I have taken you to another city. और जिस शहर में मैं आज आपको लेकर आई हूँ, हिस्टोरिकली ये शहर बहुत अहमियत का हामिल है। आपने डेफिनेटली सोहनी महिवाल की कहानी तो सुनी होगी। तो सोहनी महिवाल की कहानी और सोहनी महिवाल का एक्चुअली इसी शहर से ताल्लुक़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात। तो आज मैं आपको गुजरात में कौन सी जगह देखने को है वो बताऊंगी, दिखाऊंगी भी डेफिनेटली। उसके साथ साथ उसके अलावा यहाँ पे खाने को क्या मशहूर है, यहाँ पे और चीज़ें ख़रीदने को क्या मशहूर हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। और चूँकि सोहनी महिवाल की वजह से इटसेल्फ गुजरात मशहूर है, तो वो कहानी पूरी मैं आपको सुनाऊंगी किस तरह से है। और उसके अलावा बहुत सारी और जगह भी होगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें बताने से पहले मैं जस्ट गोना टेल यू लिटिल बिट अबाउट द लोकेशन कि आप गुजरात किस तरह से पहुंच सकते हैं। सो व्हाट यू गाइस कुड डू कि अगर हम लोग गुजरावाला से आए तो गुजरावाला के बाद आता है डस्का, और डस्का के बाद आता है वज़ीराबाद। तो वज़ीराबाद जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद शुरू हो जाता है बेसिकली गुजरात जो शहर है वो। लेकिन वज़ीराबाद के बाद एक ब्रिज आता है जिसको अलेक्जेंड्रा ब्रिज कहते हैं, जो कि चनाब जो दरिया चनाब है एक्चुअली उसके ऊपर बना हुआ है। और अलेक्जेंड्रा ब्रिज बनाया गया था, उसकी जो बुनियाद है ना बेसिकली वो 1871 में रखी गई थी, और उसकी जो प्रॉपर इनॉग्रेशन है वो 1876 में हुई थी। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अलेक्जेंड्रा ब्रिज क्रॉस किया, और उसके बाद अब मैं एंटर हो चुकी हूँ सिटी में, मेन शहर में, जिसके एंट्रेंस आपने पीछे देखी होगी। एंड वी गोना गो टू द मेन सिटी, और चल के आई एम गोना टेक यू टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुजरात, जहाँ पे वी गोना सी हाउ दैट प्लेस लुक्स। सो लेट्स गो, और आज के दिन एक्सप्लोर करते हैं गुजरात को। ज़िले गुजरात की 4 तहसीलें हैं: खारियां, गुजरात, सराय आलमगीर और जलालपुर जट्टा। ज़िले गुजरात में अमूमी तौर पर पंजाबी और उर्दू ज़ुबान बोली जाती है। पहले गुजरात और मंडी भाउदीन दोनों एक ही ज़िला थे। बादज़ां 1993 में मंडी भाउदीन को अलहदा ज़िला का दर्जा दे दिया गया। मैं एक्चुअली सिटी की प्रीमिसेस में एंटर तो हो गई हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी फाटक बंद है। सो वी गोना वेट इन हियर, और जैसे ही फाटक खुलेगा फिर वी गोना गो इनसाइड। अच्छा, वैसे जैसे ही मैंने गेट क्रॉस किया था ना, उसके बाद एंटर होते ही दाएं जाने आपको शहबाज शरीफ पार्क मिलता है, जो खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। और वहाँ पर तो जाने का टाइम नहीं है, बिकॉज आई हैव टू शो यू द होल लाइक सिटी इन वन डे। तो अभी बस वेट करेंगे फाटक खुले, और उसके बाद चलेंगे शहर में, एंड देन आई एम गोना शो यू द डिफरेंट प्लेसेस ओवर देयर। गुजरात की हिस्ट्री के हवाले से बताते चलूँ तो बेसिकली एक रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है, या स्पेसिफिकली कह लें कि एक बरतानवी तारीखदान है जिनका कहना ये है कि ये बेसिकली जो शहर है ये दरियाफ्त हुआ था 460 क़ब्ल मसीह। और दूसरी रवायत हमें इसकी ये मिलती है कि हिंदुस्तान के जो राजा बच्चन पाल थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी बेसिकली। सो ये तो थोड़ी सी इसकी बुनियाद के हवाले से हिस्ट्री थी। मज़ीद अगर हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो शहनशाह अकबर जब कश्मीर गए तो कश्मीर से एक्चुअली जब वापसी पे आए तो उन्होंने दरियाए चनाब के किनारे एक किला बनाया, और उस किले को आबाद करने के बाद वहाँ पे जो इर्द गिर्द के इलाकों में गोजर कौम थी, उन्होंने उस कौम को वहाँ पे आबाद किया, और इस तरह से ये शहर आबाद हुआ, और इसी तरह से उसका नाम गुजरात रखा गया। अच्छा, और दूसरी हिस्ट्री हमें इस जगह की ये मिलती है कि सियालकोट की रानी थी रानी गोजरा, उन्होंने स्पेसिफिक जगह को फतह किया, और फतह करने के बाद उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया गोजर नगर, और इस तरह से गोजर नगर जो है वो बदल के गुजरात हो गया, जिसमें आज हम अभी मौजूद हैं। और आगे चल के आपको दिखा रहे होंगे, क्योंकि ये थी इसकी हिस्ट्री। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट वी हैव द प्लेसेस टू शो यू गाइस। लेट्स गो। अच्छा, मैं आपको सोहनी महिवाल का बता रही थी कि उनका ताल्लुक भी इसी शहर से है। तो आप सबने लाजमी उसकी हिस्ट्री सुनी होगी, उसकी पूरी कहानी भी सुनी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुना देती हूँ, थोड़ी सी शॉर्ट करके। अच्छा, बेसिकली महिवाल को जो असल नाम था
वो था इज़्ज़त बेग और उसका ताल्लुक़ बुखारा से था, और जो सोनी थी उसका ताल्लुक़ गुजरात से था। जो माहीवाल था वो बेसिकली एक बिजनेसमैन का बेटा था और किसी तिजारत के गर्ज आया हुआ था यहाँ पे गुजरात में। अच्छा, जो सोनी थी बेसिकली वो थी एक कुम्हार की बेटी जिसका नाम अब्दुल्ला था। अच्छा, अब ख़ास बात उसकी ये थी, बेसिकली सोनी बहुत खूबसूरत थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे ना सिर्फ गुजरात में थे बल्कि इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहाँ पे भी थे। तो इस तरह से सोनी ऑलरेडी मशहूर थी अपनी खूबसूरती की वजह से। और एक बार क्या हुआ कि जो महिवाल है वो कुछ बर्तन लेने आया उसी कुम्हार के पास, अब्दुल्ला के पास, जिसकी बेटी थी सोनी, और सोनी एक्चुअली वहीं पे मौजूद थी। तो उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई और देखते ही एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होगी और बस इस तरह से इनकी मोहब्बत की कहानी चल पड़ी। अच्छा, देखते देखते करते करते क्या हुआ कि पूरी जो कहानी है इनकी मोहब्बत की दास्तान सारे इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गई और वो उसके फिर वालिद से भी ना छुपी रही, उसके वालिद को भी पता चल गया। तो उसके वालिद ने बदनामी के डर से बचने के लिए क्या किया कि सोनी की शादी कर दी। अच्छा, अब सोनी की शादी होगी और सोनी शादी होकर दरिया के उस पार चली गई अपने हस्बैंड के घर। लेकिन हुआ क्या कि शादी के बाद भी उसने महिवाल से मिलना नहीं छोड़ा। महिवाल दरिया के इस किनारे होता था, वो दरिया के उस किनारे होती थी। वो क्या किया करती थी कि वो एक जो मिट्टी का घड़ा होता है पका हुआ, उस पे आती थी, दरिया को अबूर करती थी और आके महिवाल से मिलती थी। अच्छा, अब वो कहानी भी छुपी ना रही क्योंकि वो डर तो रही नहीं किसी से, न डर थे बिल्कुल, वो कहानी किसी से छुपी नहीं रही। और क्या हुआ कि करते करते जो सोनी के घर वाले थे यानी कि उसके ससुराल वाले थे, उसमें पता चला, उसकी नंद को भी पता चल गया। और उसकी नंद ने क्या किया, उसने उसका जो घड़ा है जो कि पक्की मिट्टी का बना होता था उसको उन्होंने कच्ची मिट्टी के घड़े से बदल दिया। अब सोनी ने तो डेफिनेटली और नहीं किया, तो वही वो कच्चा घड़ा लेके दरिया में चली गई और जब वो दरिया में लेके उतरी तो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जो है वो घुलना शुरू हुई और दरिया के एन वस्त में जाके वो पूरी मिट्टी घुल गई। अब दरिया के उस पार महिवाल जो है वो सोनी का इंतज़ार किया करता था और जब उसने उसकी चीखों पुकार सुनी डूबती हुई सोनी की तो उसे भी रहा नहीं किया और उसने भी दरिया में छलांग लगा दी। इस तरह से दोनों जो हैं डूब के मर गए और उनकी जो कहानी है वो अमर होगी। सो इस तरह से उनकी पूरी कहानी जो है मशहूर है। इस तरह से इस कहानी का ताल्लुक़ और इन दोनों का ताल्लुक़ भी गुजरात से है। और ये थी तो कहानी बेसिकली जिसकी वजह से गुजरात मशहूर है। अभी मैं आपको लेके चलूँगी उस म्यूज़ियम में जो कि बड़ा तारीखी म्यूज़ियम है गुजरात का और बड़ा पुराना है, और आपको चल के वो चीज़ें भी दिखाती हूँ जो कि वहाँ पे मौजूद है। रोड पे मौजूद हूँ, बेसिकली ये सर्कुलर रोड है और इसको राम प्यारी रोड भी कहते हैं। राम प्यारी रोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राम प्यारी महल मौजूद है और राम प्यारी महल की हिस्ट्री क्या है वो मैं चल के आपको महल में बताती हूँ। मैं पहुंच गई हूँ राम प्यारी महल, जिसे अब म्यूज़ियम भी बना दिया गया। आप पीछे देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है और चल के आपको वहीं पे इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ। राय सुंदरदास ने अपनी बीवी की मोहब्बत में सिर्फ महल ही तामीर नहीं किया बल्कि गुजरात से डींगा आने वाली सड़क का नाम भी राम प्यारी रोड रखा, जिसे अब डींगा गुजरात रोड कहा जाता है। 2017 में राम प्यारी बिल्डिंग महकमा आसार कदीमा के स्पुर्द की गई,
जिसके बाद इस तारीखी इमारत को म्यूजियम बनाने का फैसला किया गया। अच्छा, राम प्यारी म्यूज़ियम की 6 टोटल गैलरीज़ हैं, जिनमें से मैं एक गैलरी में इस वक्त मौजूद हूँ, दैट इज़ गुजरात हेरिटेज गैलरी। और यहाँ पे आपको हेरिटेज से रिलेवेंट सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी डिस्प्ले में। इधर इनफैक्ट आप देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द चर्च पिक्चर, और उसके अलावा ये है कायद-ए-आज़म मॉन्यूमेंट। इस तरह से आपको ये एक वॉल पूरी मिलेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको फोर्ट्स की पूरी एक वॉल मिलेगी। अंदर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे बारादरी जो है उससे रिलेवेंट मिलेगी। फिर उसके अलावा मसाजिद हैं, जितने भी बेसिकली हिस्टोरिकली चीज़ें गुजरात में मौजूद हैं, यहाँ पे आपको उनके रिलेवेंट जितनी भी उनकी पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। सो इफ़ यू हैव टू व्हेन एवर यू हैव टू विजिट इट, तो आप इस गैलरी को लाजम विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको गुजरात के हवाले से हिस्टोरिकली खासतौर पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सीढ़ियाँ जिनसे मैं ऊपर चढ़ने वाली हूँ, ये 104 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं। और इनके डिज़ाइन से स्पेसिफिकली इफ़ यू सी दिस एज वेल, कहीं से आपको लग रहा होगा कि इतनी पुरानी है, डेफिनेटली नॉट, लेकिन एक्चुअली ये हैं। और इस गैलरी में स्पेसिफिकली म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्प्लेड हैं जो कि बहुत साल पुरानी है। तो भी चल के ऊपर आपको वो दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि राम प्यारी एक महल था जो कि बाद में म्यूजियम में बदल दिया गया। नीचे मैंने आपको इसकी गैलरीज दिखाई जो कि बड़ी खूबसूरत है और बड़ा डिफरेंट तरह का वहाँ पे इन्होंने कलेक्शन किए पिक्चर्स की जो कि हेरिटेज से रेलेवेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी मैंने आपको पूरी सुनाई थी सोनी महिवाल की, उनके स्कल्पचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इतने खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं, जिसने भी बनाया है आई मस्ट से कि अगर ये इतने खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं तो डेफिनेटली अपनी रियल लाइफ में इतने खूबसूरत होंगे, डेफिनेटली इससे ज़्यादा खूबसूरत होंगे, तभी तो इतनी इमेजिनेशन जो है वो भी इतनी खूबसूरत बन के निकली है। अच्छा, ये तो होगी सोनी महिवाल के स्कल्पचर्स और विजुअली जो कि मैंने आपको दिखा दिया हिस्ट्री, और इनकी जो कहानी थी वो मैंने आपको पहले सुना दी है। अच्छा, ये तो एक कहानी है गुजरात से रेलेवेंट या गुजरात से लिंक, जिसको हर कोई जानता है और हर किसी ने पहले ही सुनी हुई है। एक और लव स्टोरी है जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, और वो बेसिकली इस महल से रेलेवेंट है। अच्छा, जिस तरह से ये महल है राम प्यारी महल, बेसिकली इसको बनाया था राय सुंदरदास ने, जो कि ब्रिटिश दौर के कलेक्टर थे। और ये महल उन्होंने बेसिकली अपनी राम प्यारी बेगम के लिए बनाया था। राम प्यारी उनका नाम था
और इसी नाम से उन्होंने ये फिर महल बनाया और उसका नाम भी डेफिनेटली यही रख दिया। तो आपने तो एक कहानी सुनी हुई ना सोनी मेहवाल की, लेकिन एक्चुअली गुजरात में देयर इज अनदर लव स्टोरी व्हिच इज एक्चुअली राय सुंदरदास की और राम प्यारी की। तो एक वो लव स्टोरी है और एक ये लव स्टोरी है। ये स्कल्पचर मौजूद है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ स्कल्पचर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद गैलरी का अगर कोई और हिस्सा बचा है तो डेफिनेटली आपको वो भी दिखाती हूँ। उसके बाद व्हाट एवर वी हैव इन गुजरात आपको वो भी दिखाऊंगे आज के दिन। म्यूजियम में गुजरात के निशाने हैदर पाने वाले 3 शोहदा के पोर्ट्रेट्स आवेजा किए गए। मेजर अजीज भट्टी शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और मेजर अकरम शहीद के पोर्ट्रेट नस्ब किए गए हैं। मैं इस वक्त राम प्यारी की एक दूसरी गैलरी में मौजूद हूँ जो कि गुजरात आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी है। और इस गैलरी में गुजरात के जितने भी वो शोहदा हैं जिनको निशाने हैदर मिला हुआ है उनके यहाँ पे पोर्ट्रेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर मोहम्मद अकरम साहब का पोर्ट्रेट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब का पोर्ट्रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर शब्बीर शरीफ साहब का भी पोर्ट्रेट है। और हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं राहिल शरीफ, उनका भी ताल्लुक़ गुजरात से ही है। उसके अलावा इसी गैलरी में हमारे बहुत सारे ऐसे गुलकार के पोर्ट्रेट्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है, जिनको निशाने हैदर भी मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हैं दूसरी तरफ इसके, इस गैलरी की दूसरी तरफ, जो कि मैं आपको वहाँ से दिखा रही हूँ। मैं इस वक्त राम प्यारी म्यूज़ियम की एक और गैलरी में मौजूद हूँ और ये गैलरी है एथनिकोलॉजिकल गैलरी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एथनिसिटी और उस दौर के कल्चर से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। यहाँ पे जैसे तांबे और पीतल के बर्तन जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुराही जो है वो मौजूद है, बड़े डिफरेंट और बड़े मुख्तलिफ से अंदाज में, बड़े डिफरेंट इनके स्टाइल्स हैं और बड़े तरह के एक्चुअली यहाँ पे मौजूद। और इधर ही कुछ सी मेरे ख्याल से पानदान है आई गेस, क्योंकि एग्जैक्टली ये सारे मुख्तलिफ तरह के पानदान मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसीकी से रेलेवेंट जितने भी औजार हैं यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल से शिकार के रेलेवेंट जो बंदूकों की कलेक्शन है वो मौजूद है। यहाँ पे आई गेस तलवारें हैं और ये सारे जो सामान बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन, तो उस दौर में शायद जंग के लिए जो सामान इस्तेमाल होता था उसकी कलेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त एथनोलॉजिकल गैलरी में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको जो डिस्प्ले में ज्वेलरी नज़र आ रही है ये राम प्यारी की ज्वेलरी है जिनके लिए ये महल बनाया गया था। और आप ज्वेलरी देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है ना कि इसको देख के किसी भी लड़की का दिल मचल सकता है, क्योंकि इस तरह के जो डिज़ाइन है वो अब नहीं मिलते। और मेरी इनको देख के एकदम से शदीद ख्वाहिश उठी है कि काश इस तरह के जो जेवरात और इस तरह की ज्वेलरी है ना आप भी बन सके, लेकिन इस तरह की ज्वेलरी नहीं आती। और ये इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है ना, स्पेसिफिकली लड़कियाँ जब भी गुजरात आएँ तो ये ज्वेलरी आके लाजमी देखिएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहले ज़माने की कैसी थी और अब जो हम अभी पहनती हैं वो कैसी। डेफिनेटली इस दौर की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है।
ये था राम प्यारी म्यूज़ियम जो कि मैंने आपको दिखाया और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। आप जब भी गुजरात आएँ तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए विज़िट करने के लिए। सबसे पहले ये जगह विज़िट करें, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और फिर जाके कोई और जगह विज़िट करें। आप तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मैं आपको आज चूँकि गुजरात मौजूद हूँ तो बाकी जगह विज़िट कराऊंगी। लेकिन उससे पहले चूँकि मुझे अब लग रही है बहुत भूख, तो भाई पहले मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद आपको किसी और जगह लेके चलूँगी। खाना मैंने खा लिया, मुझे भूख इतनी लगी हुई थी कि बस मैंने क्विकली खाना खाया और मैंने कहा टाइम भी बचाते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि गुजरात में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको म्यूज़ियम में दिखाई, कितनी सारी साइट्स वहाँ पे मौजूद है जो कि विज़िट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम उन सारी जगहों पे तो नहीं जा सकते, सो जो मेजरली हमसे कवर हो सकी और जिन जगहों पे हम जा सके, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, उन जगहों पे जाएंगे। लेकिन अभी रास्ते में यहाँ पे एक स्टेडियम आता है जो कि अभी रिसेंटली बना है, तो मैंने कहा मैं चलते चलते पहले आपको वो दिखा देती हूँ और फिर आगे चल के आपको एक मज़े की हिस्टोरिकल जगह पे लेके चलती हूँ। मैं इस वक्त गुजरात के स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ जिसका नाम है चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम। और ये जो स्टेडियम है, अब तो चूँकि इसको क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इससे पहले ब्रिटिश दौर में इसको हॉर्स शो स्टेडियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और बनाया भी तभी गया ब्रिटिश दौर में। उसके बाद चूँकि इसको क्रिकेट के तौर पे, क्रिकेट ग्राउंड के तौर पे एक्चुअली इस्तेमाल किया जाने लगा और अब इसको इंटरनेशनल स्टेडियम का भी दर्जा दिया जाने वाला है। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे बेसिकली 2 साल पहले कबड्डी का इंटरनेशनल जो मैच है वो भी यहीं पे खेला गया था, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से टीम आई थी और यहाँ पर उन्होंने मैच खेला था। सो ये तो थोड़ी सी इस हवाले से स्टेडियम के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दी। और अगली जगह जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, हिस्ट्री के हवाले से वो बहुत अहमियत के हामिल है। आई एम गोना टेक यू टू जहांगीर का मकबरा। और एक मकबरा चूँकि उनका लाहौर में है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली इल्म है, लेकिन एक मकबरा उनका यहाँ पे भी मौजूद है जिस पे मैं आपको भी लेके जाने वाली हूँ और उसकी क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको वहीं चल के बताऊँगी। अच्छा, मैं स्टेडियम से निकली हूँ और अभी मैं जा रही हूँ जहांगीर के मकबरे की तरफ, जहाँ पे उनका कहा जाता है कि उनकी आंतड़ियाँ जो उनको यहाँ पे दफन किया गया है। सो अभी वहाँ पे चलते हैं और वहाँ चल के जो इसकी हिस्ट्री है ना मैं आपको बताती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ जहांगीर के मकबरे पे, बिल्कुल मेरे यहाँ सामने मौजूद है। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसकी जो हिस्ट्री है ना, इस स्पेसिफिक जगह की, इनफैक्ट जो पूरी हिस्ट्री है थ्रू आउट के किस तरह से उनके एक और जगह पे भी सुना है कि उनकी जो कब्र है मौजूद है, उनका मकबरा किसी और जगह पे भी है, तो उसकी वजह जो हिस्ट्री है ना मैं आपको चल के वो भी दिखाती हूँ। लेट्स गो। जिस मकबरे का मैं तज़किरा करी थी कि जिस मकबरे पे मैं आपको लेके चलूँगी, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे मकबरा नज़र भी आ रहा होगा। तो अगर हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा आपको बताते चलूँ तो बेसिकली शहंशाह अकबर जो हैं उनकी वफ़ात कश्मीर में ही हो गई थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको लाहौर में दफनाया जाए। और जब उन्हें कश्मीर से लाहौर लाया जा रहा था
तो चूँकि डेड बॉडी से नॉर्मली जिस तरह से बदबू आना शुरू हो जाती है, तो उस बदबू से बचाने के लिए उनकी बेगम चूँकि उनके साथ थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके जिस्म का कुछ हिस्सा जैसे आंतों को निकाल के यहाँ पे दफना दिया गया और फिर बाकी जो बॉडी है उनको ले गए लाहौर और फिर वहाँ पे उनको दफनाया गया। तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री बताई जाती है और इनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा इस तरह भी कहा जाता है कि इनके जिस्म का कुछ हिस्सा कश्मीर के पास ही वहाँ पे भी दफनाया गया था, तो इनका मकबरा कहा जाता है कि वहाँ पे भी मौजूद है। सो ये बेसिकली हिस्ट्री थी कि आपको जो जहांगीर हैं उनका मकबरा आपको लाहौर में भी मिलता है और उनका मकबरा आपको गुजरात में भी मिलता है और शायद आपको उनका मकबरा कश्मीर के पास एक जो जगह है वहाँ पर भी मिलता है। मैंने अभी आपको जहांगीर का मकबरा दिखाया और वो दिखाने के बाद एक्चुअली आई हैव टेकन यू गाइस टू दिस प्लेस जहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स की कब्रें मौजूद हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब अंग्रेज़ों की सिखों की लड़ाई हुई थी 1849 में, 2 लड़ाइयाँ हुई थी, 2 जंगें, जिसमें अंग्रेज़ों ने ही जीती थी दोनों जंगें। और उस जंग में जिनकी डेथ हो गई थी, जिन अंग्रेज़ों की, उनकी कुछ कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और तब से लेके जब तक पाकिस्तान बना तब तक वो लोग इस पर काबिज रहे, इस पर हुकूमत करते रहे। उसके बाद फिर चुके पाकिस्तान आज़ाद हो गया और तब से अब मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी कुछ कम्युनिटी। तो ये वो कब्रें थी जो कि मैंने आपको भी दिखाई हैं ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स की। इसके बाद अगली यहाँ की कोई जगह है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। दिखाने लेकर आई हूँ गुजरात का किला, जिसे अकबरी किला भी कहते हैं, जिसका गेट आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, जो कि साथ में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं एक्चुअली। तो डेफिनेटली आपको अंदर वहाँ पे लेकर जाऊँगी अभी, चूँकि यहाँ पे बहुत रश है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बाइक यहीं पे पार्क करनी चाहिए और जाके आपको किला वो दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वही किला था जो अकबर बादशाह ने बनवाया था जब ये शहर आबाद करना था। सो अभी बाइक पार्क करते हैं और चल के अंदर से किला देखते हैं। किले के 12 बुर्ज थे, जिनमें से अब कुछ खस्ता हालत में बाकी हैं, जिनसे इस वक्त उस किले के जाहो जलाल का इशारा मिलता है। आसार कदीमा पंजाब और वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने सूबे में तारीखी सयाहती मकामात की बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सिकंदर से लेके बरतानवी दौर तक बहुत सारे हुक्मरान आए और सब लोग अपनी निशानियां छोड़ते हुए चले गए। अकबर बादशाह ने डेफिनेटली एक तो ये पूरा किला बनवाया और किले के साथ साथ यहाँ पे 4 इसके दरवाजे भी बनाए गए। एक तो दरवाज़ा जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसको मैंने अभी क्रॉस किया, जिसको गुजर के मैं अभी आई हूँ, और ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी भी अपनी उस तरह से उसी हालत में मौजूद हैं। इस किले को लेके बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी दास्तानें भी मशहूर हैं और यह भी कहा जाता है कि जब मुग़ल बादशाह जब भी काबुल से लेके कश्मीर तक सफ़र करते थे तो ये जो किला था यहाँ पे आकर क़याम भी किया करते थे।
मौजूद हूँ एक गांव में जिसका नाम है बड़ेला, और इसका जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। गुजरात सिटी से तकरीबन आपको आते आते 1.5 घंटा लग जाता है, और यू कुड सी कि मुझे आते आते शाम हो गई है, और यहाँ पे आना इतना ज़रूरी था कि मैंने कहा नहीं, चाहे शाम हो जाए वी हैव टू बी देयर। और यहाँ आने की बड़ी ख़ास वजह, जो ख़ास वजह है ना मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। हम लोग अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ चल के मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ आने की वजह क्या है। मैं बड़ेला शरीफ के एक दरबार में मौजूद हूँ, और इस दरबार की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो कब्र मौजूद है वो 70 गज़ लंबी कब्र है। मैं अभी अंदर चल के भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन जहाँ से ये दरबार शुरू होता है, जहाँ से मैं एंटर हुई हूँ, ये कब्र वहाँ से शुरू होती है और एंड तक ख़त्म होती है। सो ये इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली इसको ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के इसकी जो हिस्ट्री है ना मैं आपको वो बताती हूँ। इस दरबार की ये वो कब्र थी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्र है, जो कि तकरीबन है 70 गज़ के करीब। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे काबिल की कब्र है, जो कि दुनिया के पहले मकतूल भी हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। वापस आते आते अंधेरा हो गया अच्छा खासा, और आई गेस इट्स टाइम टू गो बैक। लेकिन जाने से पहले गुजरात की एक बड़ी ख़ास सौगात है, तो मैंने कहा एक तो वो मैं टेस्ट किए बगैर नहीं जाऊंगी, और चूँकि उसका मैंने बड़ा सुन रखा था। और वो जो सौगात है तो बेसिकली वो दूध से बनती है, पता नहीं क्या है, मुझे एग्जैक्टली उसका पता नहीं किस तरह से बनती है, वो तो जाके पता चलेगा टेस्ट करके। वैसे तो साहिवाल जो है वो दूध के हवाले से कुछ से फेमस है, लेकिन चूँकि जो एक गुज्जर कम्युनिटी है उनका भी इस तरह से लिंक होता है कि वो लोग भी दूध से बड़े फेमस होते हैं। तो आई गेस इज़ वन ऑफ द रीज़न शायद वो यहाँ की सौगात मशहूर है। और वो ऐसी सौगात है जो कि सिखों के दौर से चलती आ रही है, तो फिर तो उसको टेस्ट करना लाजमी बनता है। सो अभी एक शॉप का मुझे पता चल रहा है, I'm gonna go to the shop and I'm gonna taste that thing whatever it is। तो चल के देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, और फिर आपको बताती हूँ कि हाउ इट इज़। टू दैट शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड यू कुड सी मी एक्चुअली एट द बैक एज वेल। और जो स्पेसिफिक
चीज़ जिसकी सौगात की स्पेसिफिकली बात करी थी, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज टर्की, जो कि यहाँ की फेमस चीज़ भी है और शायद वो दूध की किसी चीज़ से बनी होती है, दूध में खोया मिक्स करके कुछ बनाते हैं. सो आई एम गोना टेस्ट इट, आई एम गोना टेल हाउ इट इज़. इतना बड़ा ग्लास आ गया, मुझे नहीं पता मेरे से ख़त्म होगा ये नहीं, लेकिन यू कुड सी कि सिर्फ ये अकेला ग्लास नहीं बना. यहाँ पे आपने पूरा देखा बनने का प्रोसेस कि कितने सारे ग्लास बने हैं और एक्चुअली यहाँ पे ढेर लगा हुआ लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा है. इसका मतलब है कोई तो खास चीज़ इसमें है तभी तो इतना बिकता है. सो अभी इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि इसमें क्या खास चीज़ है. वाह, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ रही चीज़ों की, लेकिन जो भी चीज़ है बहुत मज़े की है. दूध का टेस्ट आया है, चीनी का टेस्ट आया, हल्का सा नमक का टेस्ट आया और खोए का भी टेस्ट आया. उसके अलावा मुझे नहीं पता क्या इंग्रेडिएंट्स है, बट वट एवर इट इज़ दिस इज़ सो यम. इतना बड़ा ग्लास है लेकिन मुझे लगता है कि मैं आसानी से इसको ख़त्म कर लूँगी. जब तक मैं इसको ख़त्म करती हूँ आपसे मैं तब तक इजाज़त चाहती हूँ, बिकॉज़ आई एम गोना लाइक डेफिनेटली फिनिश इट अप. लेकिन आपसे इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम. अल्लाह हाफ़िज़ एंड दिस मज़े का दूध वाली चीज़ वॉट एवर इट इज़.